नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लेंज लो। देखो लेंज ने किसी भी कॉइल में इंड्यूस होने वाले करंट की डायरेक्शन बताने के लिए एक लॉ बताया था। लेंज लो क्या बताता है कि जो कॉइल है उसके अंदर जो करंट या वोल्टेज प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर कोई कॉइल है उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट, तो उसकी डायरेक्शन क्या हमको एज्यूम करनी चाहिए या क्या डायरेक्शन हमको रखनी चाहिए, उसको बताने के लिए लो हम यूज करेंगे। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि ये कोई कॉइल है अपने पास में और ये इसकी एक्सिस हो गई, इस तरीके से बोर्ड के परपेंडिकुलर ये रखी गई है। ये वाला सिरा इसका पीछे की तरफ माना जाएगा इधर वाला, और ये वाला सिरा आगे की तरफ निकला हुआ मानेंगे, क्योंकि एक्सिस वाली लाइन जिस पोर्शन के ऊपर से जा रही हो वो हमेशा किधर माना जाता है, पीछे माना जाता है। तो ये वाली जो लाइन है ये वाली, ये जिस पोर्शन के ऊपर से मैंने ड्रॉ करी है वो पीछे है, और इधर से देखो मैंने इसके ऊपर से ड्रॉ नहीं करी, इसका मतलब ये आगे की तरफ निकला हुआ रहेगा। अब इसके पास में हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट को लेके जाएंगे। क्या करना है, इसके पास में एक मैग्नेट को लेके जाना है। हम देखते हैं कि जब मैग्नेट इसके पास में जाती है तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होता है। यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करोगे आप इस कॉइल से तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। इसका मतलब जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके पास में जाएगा तो उसमें करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, जब आप इस मैग्नेट को दूर खींचोगे तब भी इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, लेकिन पहले वाले से अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन वो डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे कि इसके अंदर अगर आप सामने से देख रहे हो तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी या एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे पता चलेगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी कॉइल या किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इंड्यूस होने वाला करंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा इस टाइप से होगी कि वो उस रीजन का अपोजिशन करे जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। दोबारा सुनो, किसी भी कॉइल के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो वो हमेशा उस रीजन को अपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होगा। एक चीज सोच के बताओ कि अगर मैं मैग्नेट को इसके पास लेके ही नहीं जाता तो क्या यहाँ पे करंट इंड्यूस होता, नहीं होता ना। मैग्नेट पास जा रही है तभी तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होता है। मैग्नेट का कौन सा पोल इसके पास जा रहा है, नॉर्थ पोल जा रहा है, तो ये नॉर्थ पोल के पास आने का अपोजिशन करेगी। नॉर्थ पोल के पास आने का अपोजिशन कैसे हो सकता है, जब इसको रिपेल किया जाए। भाई अगर ये पास जा रहा है तो इसका अपोजिशन करना है, मतलब इसको रिपेल करना है। तो इसको रिपेल तब किया जा सकेगा जब इधर वाला जो फेस है कॉइल का वो एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करे। और याद करो कोई भी कॉइल है उसका कोई भी फेस अगर नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा होता है, इसका मतलब उसमें करंट क्या होना चाहिए, उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर किसी भी कॉइल में सामने से देखने पे करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखता है तो उधर नॉर्थ पोल बनता है, और अगर सामने से देखने पे किसी भी कॉइल में करंट आपको क्लॉकवाइज दिखता है तो उधर हमेशा साउथ पोल बनता है। तो इधर नॉर्थ पोल अगर पास जा रहा है तो इधर नॉर्थ पोल डेवलप होगा ताकि वो इस नॉर्थ पोल के पास आने का अपोजिशन करे। इसके लिए इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। इसके अपोजिट जब आप इसको दूर खींचोगे तो नॉर्थ पोल दूर जा रहा होगा, इसकी तरफ जो पोल है वो दूर जा रहा होगा। तो नॉर्थ पोल के दूर जाने का अपोजिशन कैसे होगा, कोई चीज अगर दूर जा रही होती है तो उसका अपोजिशन कैसे होता है, उसको अट्रैक्ट करके। तो अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। इधर वाला जो फेस है वो क्या बन जाएगा, साउथ पोल। और साउथ पोल कब बनेगा, जब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाए इसके अंदर, क्लॉकवाइज। तो अगर ये सेकंड केस ले लेते हैं, अगर आप इस कॉइल के पास में मैग्नेट को रखते और इस मैग्नेट को दूर लेके जाते, नॉर्थ पोल इसका दूर लेके जाते, तो इधर क्या बन जाता, साउथ पोल बन जाता। और साउथ पोल बनने के लिए जरूरी है कि करंट की डायरेक्शन क्या हो, क्लॉकवाइज हो। इधर से देखने पे क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। जो ऑब्जर्वर इधर से देखेगा उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट नजर आना चाहिए। इसमें तो नजर आना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज और इसमें आना चाहिए क्लॉकवाइज। तो किस हिसाब से बता रहे हैं हम, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो जो लेंज लॉ है वो आपको क्या बताता है कि किसी भी कॉइल या किसी भी कंडक्टर में जो करंट या वोल्टेज इंड्यूस होगा वो हमेशा उस रीजन का अपोजिशन करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आई ये बात। अब लेंज को पूछा गया कि बताओ आपने किस चीज को ध्यान में रख के ये लॉ बनाया। भी कोई भी चीज होती है ना साइंस के अंदर, उसके पीछे कोई लॉजिक होता है। तो उसने क्या सोच के ये लॉ बनाया, तो उसने जो लॉजिक लगाया, जो दिमाग लगाया, वो लगाया एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के ऊपर। मतलब इसके पीछे जो बेसिक लॉ है वो है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। कैसे, देखो उसने बोला कि जब हम मैग्नेट को पास लेके जाते हैं तो सामने वाला जो फेस है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, और नॉर्थ पोल बन के इसके पास आने का अपोजिशन करेगा। तो अगर इस मैग्नेट के पास आने का अपोजिशन होगा तो इसको पास लाने में हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर जो वर्क किया जाएगा, इस मैग्नेट को पास लाने में जो वर्क किया जाएगा इसके ऊपर,
वही यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके आपको मिलेगा। अगर आप इस कोयल के पास में मैग्नेट को लेके जाओगे तो क्या होगा, कोयल के पास में अगर मैग्नेट को लेके जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल बन के ये इस मैग्नेट के पास आने का अपोजिशन करेगी। अपोजिशन करने का मतलब इसको धक्का मारेगी। तो आपको अगर मैग्नेट को पास लेके जाना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा मैग्नेट के ऊपर, इसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा तो कुछ वर्क होगा, और जो वर्क किया जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होके यहाँ पे इस कोयल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे एक्चुअली क्या किया जा रहा है, यहाँ पे जो मैकेनिकल वर्क किया जा रहा है या जो मैकेनिकल एनर्जी खर्च की जा रही है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप एक फैन की हेल्प से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, एक बल्ब की हेल्प से उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो कन्वर्ट होती है। उसको स्पीकर को दे दो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तो वो बजने लग जाएगा, तो इसका मतलब साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लेंज ने इसी चीज़ को ध्यान में रख के, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को ध्यान में रख के ये लॉ बनाया था कि जब हम मैग्नेट को पास लेके जाएंगे तो हमें कुछ मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा या मैकेनिकल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और वो जो मैकेनिकल एनर्जी आप खर्च कर रहे हो वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होती जाएगी। ठीक है, इसमें भी वही बात है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर दूर लेके जाओगे, मैग्नेट को अगर दूर खींचोगे तो क्या होगा, इधर साउथ पोल बनेगा और वो इसके दूर जाने का अपोजिशन करेगा। तो दूर ले जाने के लिए अगेन आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको अट्रैक्ट किया जा रहा है इधर। तो इसको दूर अगर खींचना है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा और कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क आप करोगे वही यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा। जितनी देर के लिए मूवमेंट होगा उतनी देर के लिए यहाँ पे करंट मिलता है हमको। अगर आप इसको रोक दोगे कहीं पे तो यहाँ पे करंट मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि जब आप मैकेनिकल वर्क ही नहीं करोगे, मैकेनिकल एनर्जी खर्च ही नहीं करोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी नहीं मिलेगी। आई बात समझ में? तो लेंज लॉ कौन से लॉ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, देख लो कोई डाउट हो तो इसमें। इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ, देखो क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बार मैग्नेट इज क्विकली मूव्ड टुवर्ड्स ए कंडक्टिंग लूप हैविंग कैपेसिटर, प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द प्लेट्स ए एंड बी ऑफ द कैपेसिटर। आपको ये बताना है कि अगर इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इसके पास में लाया जा रहा है तो जब ये मैग्नेट पास आएगी तो इस लूप के अंदर करंट इंड्यूस होगा, उससे ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी, कौन सी नेगेटिवली चार्ज होगी, उसकी पोलैरिटी बतानी है, प्लस माइनस बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले तो ये बताओ कि मैग्नेट पास आएगी तो ये जो कॉइल है इसका इधर वाला जो फेस है वो किसकी तरह बिहेव करेगा। अगर नॉर्थ पोल पास आता है तो इधर नॉर्थ पोल बन जाता है और दूसरी वाली साइड में क्या बन जाता है, साउथ पोल बन जाता है, क्योंकि एक साइड में नॉर्थ पोल बनेगा तो डेफिनेटली दूसरी साइड में भी नॉर्थ पोल बनना चाहिए। हमेशा अपोजिट पोल बनते हैं, एक साइड नॉर्थ पोल तो एक साइड साउथ पोल, यही तो होता है हमेशा। तो जब मैग्नेट को पास लेके आओगे तो मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास आने का अपोजिशन करने के लिए इधर क्या डेवलप होगा, नॉर्थ पोल, इधर क्या डेवलप होगा, साउथ पोल। मान लो मैं इधर से देख रहा हूँ, इधर से खड़े होके हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इधर से देखोगे तो आपको ये कैसे दिखाई देगा, ये लूप किस तरीके से दिखेगा, कौन सा सिरा आगे है कौन सा सिरा पीछे इसका। तो एक्सिस वाली लाइन जिस पोर्शन के ऊपर से जा रही है वो पीछे मानना है, ये वाला पोर्शन आगे निकला हुआ मानना है। करंट क्या होना चाहिए, इधर साउथ पोल डेवलप हो रहा है तो क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे करंट होना चाहिए। इधर जो ऑब्जर्वर होगा उसको करंट क्या दिखाई देना चाहिए, साउथ पोल के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज। भाई साउथ पोल कब बनता है, सोच के बताओ, क्लॉकवाइज करंट होता है, तो इधर करंट क्लॉकवाइज होगा इस तरीके से, यही तो होगा करंट। बात समझ में? अगर आप इधर से देखोगे तो आपको क्लॉकवाइज करंट दिखेगा और इधर से देखोगे तो वही करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख जाएगा, तो उधर नॉर्थ पोल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं पूछा कि करंट कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है, हमको पूछा कि प्लस माइनस क्या है इस कैपेसिटर का। अब कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है वो समझो। जैसे मान लो कि ये कोई कैपेसिटर है और आपने क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इधर से करंट जाएगा और इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा, इस तरीके से करंट फ्लो होगा सर्किट में। कैपेसिटर की जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक चीज नोटिस करो कि जिस प्लेट से करंट एंटर कर रहा है उस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। जिससे बाहर निकल रहा है करंट उस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। तो यहाँ पे देख के बताओ अब कौन सी प्लेट से करंट एंटर कर रहा है, ए से, तो ए पे कौन सा चार्ज आएगा और बी पे
नेगेटिव। ये लो खत्म क्वेश्चन, ये पूछा है ए पे कौन सा चार्ज आएगा, तो ये बोलेगा ए पे आएगा पॉजिटिव और बी पे क्या आएगा नेगेटिव। ठीक है, ये इसका कहना है। ये लो जी आंसर आया क्या समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंट सिचुएशन दे रखी है, तो आपको क्या करना है, इनमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सिचुएशन क्या दे रखी है, यहाँ पे एक सोलेनोइड रखी हुई है और इसके पास में हम मैग्नेट का साउथ पोल लेके जा रहे हैं। तो अगर मैग्नेट का साउथ पोल पास लेके जाओगे तो उधर क्या डेवलप होगा, साउथ पोल डेवलप होगा, क्योंकि ये साउथ पोल के पास आने का अपोजिशन करेगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। इधर साउथ पोल डेवलप होने के लिए क्या जरूरी है, करंट की डायरेक्शन क्या हो, क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज करंट होगा तभी तो साउथ पोल बनेगा। मतलब इधर करंट नीचे जाएगा ऐसे और इधर से ऊपर जाएगा, इधर से होता हुआ फिर इस वायर से बाहर आ जाएगा, फिर इधर से होता हुआ वापस ऐसे ऐसे इसके अंदर फ्लो होगा। ये होगा ना ऐसे ऐसे, ये जो सोलेनोइड रखी हुई है इस तरीके से, मतलब इधर से कोई देख रहा होगा तो उसको क्या करंट दिखेगा, क्लॉकवाइज ऐसे करंट, फिर ये ऐसे होता हुआ ऐसे वापस आया समझ में। इसमें क्या होगा, इधर साउथ पोल पास जा रहा है, तो साउथ पोल पास जाएगा तो इधर तो बन जाएगा साउथ पोल, और इधर वाली जो सोलेनोइड है उससे नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो इधर क्या बन जाएगा साउथ पोल। इसके इधर साउथ पोल बनेगा, इधर क्या बनेगा नॉर्थ पोल। इसमें इधर साउथ पोल बनेगा, इधर क्या बन जाएगा नॉर्थ पोल ऑटोमेटिकली। एक साइड में देख लो आप, दूसरी साइड में अपोजिट पोल अपने आप बनेगा ही, जरूरी है ना, वो तो मोनोपोल तो कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं है भाई। जैसे ये मैग्नेट इधर जा रही है तो इसका कौन सा पोल जा रहा है इधर, साउथ पोल, तो क्या डेवलप होगा साउथ। लेकिन अगर इस मैग्नेट को इधर से देख रहे हो आप इस सोलेनोइड के रेस्पेक्ट में, तो इधर कौन सा पोल था नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल दूर जाएगी, नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो इधर कौन सा पोल डेवलप होना चाहिए ताकि इसको वापस से अट्रैक्ट किया जाए, साउथ पोल। आया समझ में। अब बताओ इस पे करंट क्या होना चाहिए इधर से देखने पे, क्लॉकवाइज, इधर तो होना चाहिए क्लॉकवाइज ऐसे, मतलब ये करंट ऐसे आया होगा और ऐसे जाके ऐसे फ्लो होगा पूरी सोलेनोइड में, फिर इधर होता हुआ ऐसे बाहर निकल जाएगा इसमें। और इसमें क्या होगा, इधर साउथ पोल बनना है, इधर नॉर्थ पोल, तो इधर से देख लो इधर होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा, तो ऐसे करंट फ्लो होगा, फिर इधर से होता हुआ आएगा ऐसे चला जाएगा, ऐसे होता हुआ ऐसे ऐसे फ्लो होता रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला केस देखो। अब इन दोनों डायग्राम में भी आपको इंड्यूस करंट बताना है। पहला केस है टैपिंग की जस्ट क्लोज्ड, यहाँ पे ये जो की है इसको जस्ट क्लोज कर दिया। क्लोज करने का मतलब है ऑन किया। टैपिंग की क्लोज करने का मतलब है सर्किट को आपने बंद कर दिया ऐसे, मतलब जो ये उठी हुई थी ना की, ऐसे आपने टच कर दी तो क्लोज हो गया ना सर्किट, तो मतलब सर्किट कनेक्ट हो गया तो करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे टैपिंग की जस्ट क्लोज का मतलब क्या है, सर्किट को ऑन किया गया है, ऑन करते ही करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि पहले जीरो था करंट, ऑन करते ही बढ़ेगा करंट। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा जो इस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होगा। कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सोचो एक बार। तो देखो बैटरी की पोलैरिटी देख लो प्लस माइनस, इधर से करंट गया होगा ऐसे दिखा भी रखा है, ऐसे जाके वापस आ गया। तो अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो इस कॉइल में मुझे करंट क्या दिखेगा, सोच के बताओ। इस कॉइल में बताना है भाई, इधर से मैं अगर देख रहा हूं तो मुझे करंट दिखेगा क्लॉकवाइज। ये एक्सिस वाली लाइन इसके ऊपर से जा रही है ना, तो ये पीछे है, पीछे वाले पोर्शन में करंट नीचे, आगे वाले पोर्शन में ऊपर, तो ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमा के चेक कर लो, मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा इसका, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ये जो कॉइल है ये प्रोड्यूस कर रही होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यही आगे जाके इससे पास होगा, ये पास में रखी हुई दूसरी कॉइल से, और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है ये इंक्रीज। अब कोई भी चीज इंक्रीज होती है तो उसका अपोजिशन कैसे होता है बताओ, उसको डिक्रीज करके। तो पास में जो ये कॉइल रखी है ये इस टाइप से करंट इंड्यूस करेगी लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने का अपोजिशन करे। तो अपोजिशन कैसे करेगी, इसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करने लग जाएगी। कैसे प्रोड्यूस करेगी, इसके अपोजिट, जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जो कॉइल है ना जो पास में रखी है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। बात समझ में आई क्या। तो इसका मतलब ये है
कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर प्रोड्यूस होगा, लेकिन हमको करंट की डायरेक्शन पूछे कि कौन सी डायरेक्शन में इसमें करंट इंड्यूस होगा। तो हमको ये तो पता चली गया कि इस कॉइल में इधर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उधर थंब कर लो। भाई करंट की डायरेक्शन पता हो तो मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हो, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता हो तो करंट पता कर सकते हो। तो थंब इधर कर लो, फिंगर्स कैसे घूम रही है, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ऐसे तो घूमेगी, देखो ऐसे घूम रही है ना फिंगर्स, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब जो करंट होगा इधर से देखने पे वो आपको क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा। आया कि नहीं आया, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है रियोस्टेट सेटिंग बीइंग चेंज, बाकी एक जैसे दिख रहे हैं, दो कॉइल है पास पास रखी हुई है। रियोस्टेट सेटिंग बीइंग चेंज, देखो ये जो डिवाइस होता है ना इसको बोलते हैं रियोस्टेट। ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, और वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो मतलब इसका रेजिस्टेंस कम ज़्यादा किया जा सकता है। हम क्या देखते हैं कि जैसे ही आप इसको इधर खिसकाओगे तो देखो करंट इसमें कैसे फ्लो हो रहा होगा, एक बार समझना इसको। रियोस्टेट की सेटिंग चेंज करने से इस पर क्या फर्क पड़ता है, इधर से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जाएगा, ऐसे होता हुआ इधर से आएगा और इधर से होता हुआ फिर बाहर जा रहा होगा इसमें। ये देखो आगे ये ओपन है, ये इसका मतलब आगे इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इधर वाले पोर्शन में करंट नहीं जाएगा कभी भी। करंट जाएगा ऐसे यहाँ पे, फिर इस रेजिस्टेंस में से होते हुए ऐसे ये ऐसे बाहर आ जाएगा ऐसे। बात समझ में आई क्या। इस वाले पोर्शन में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि आगे ओपन सर्किट है, करंट हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो होता है। तो रियोस्टेट की सेटिंग कैसे चेंज की जा रही है, इसको इधर खिसकाया जा रहा है। तो जितना आप इस की को इधर खिसकाओगे करंट उतने ही कम रेजिस्टेंस में से पास होगा, क्योंकि ये अगर इधर होती मान लो तो ज़्यादा रेजिस्टेंस में से करंट पास होता। जितना इधर जाएगी की उतना ही कम रेजिस्टेंस में से करंट पास होगा, मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा होगा यहाँ पे। अगर आप इसको इधर खिसकाओगे ना की को, तो इस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस कम कर रहे हो आप। इसने डायरेक्ट ये नहीं बोला कि रियोस्टेट का रेजिस्टेंस है वो कम किया जा रहा है, इसने बोला सेटिंग चेंज कर रहे हैं। अब आप खुद इसमें देख के पता लगाओ कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो अगर आप इधर खिसकाओगे इसको तो रेजिस्टेंस घट रहा होगा, अगर इसको की को इधर खिसका दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये इससे पता चलेगा देख के। तो रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है, सर्किट में करंट बढ़ना। तो सर्किट में करंट बढ़ेगा, अगर सर्किट में करंट बढ़ेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड ये कॉइल प्रोड्यूस करेगी वो भी बढ़ेगा, जैसे अभी बढ़ रहा था। तो बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे तो करंट बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है। कौन सी डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस बार कॉइल को कैसे रखा है, देखो ध्यान से देखो, एक्सिस वाली लाइन इस पोर्शन के ऊपर से जा रही है। तो इस बार इसको पीछे मानना है, इसको आगे निकला हुआ मानना है। अब मान लो मैं इधर से देख रहा हूँ इसको, तो मुझे क्या करंट दिखेगा इसमें, तो पीछे वाले पोर्शन में करंट कैसे दिखेगा, नीचे। ये आगे वाला पोर्शन इसमें करंट ऊपर। कौन सी डायरेक्शन है ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे इधर से देखने पे इस कॉइल में करंट दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं राइट हैंड फिंगर्स को घुमाऊं तो थंब इधर पॉइंट करेगा। इसका मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके का आएगा। आई क्या कुछ बात समझ में, है ना। इधर आएगा ना मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो लूप आपने पास में रखा है, इसको इस मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने का अपोजिशन करना है। इंक्रीज हो रहा है ना ये मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसे अपोज करेगा, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चालू कर देगा। ये इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा लूप। अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो इसमें करंट क्या होना चाहिए फिर, तो थंब को इधर पॉइंट कर लो। तो करंट कैसे होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए, इधर से ऊपर जाए इधर से नीचे आए, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ये सिरा पीछे है, ये सिरा आगे निकला हुआ है। तो कॉइल कैसे रखी है वो समझ में आ रहा है ना आपको देख के। इसीलिए एक्सिस वाली लाइन एक ही पोर्शन के ऊपर से ड्रॉ की जाती है। आई बात समझ में, ठीक है। इसी तरीके से अगला एग्जांपल देखो। इस बार क्या है कि दो सोलेनोइड पास पास रखी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है टेपिंग की जस्ट रिलीज। ये जो टेपिंग की है अगर आप इसको रिलीज कर दोगे, जब तक ये क्लोज रहेगी तब तक सर्किट ऑन रहेगा। इसको रिलीज कर दिया तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, घट के जीरो। टेपिंग की जस्ट रिलीज, ये जो वर्ड इसने यूज किया ना जस्ट, इसका मतलब ये है कि इसको ऑफ करते ही देखना है आपको। तो ऑफ करते ही क्या होगा, सर्किट में करंट डिक्रीज होगा। ऑफ करते ही सर्किट में क्या होगा, करंट डिक्रीज होगा। अगर करंट डिक्रीज होगा तो इससे मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा। कौन सी डायरेक्शन में ये सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, तो करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेक करो। पहले तो करंट इधर जा रहा होगा इसके अंदर,
जब तक स्विच ऑन था तब तक करंट की डायरेक्शन ये रही होगी इसके अंदर, है ना। और जो करंट की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग देखो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा, तो जो करंट की डायरेक्शन है इधर से देखने पे क्या दिखाई देगी बोलो, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमा लो, थंब इधर पॉइंट करेगा। इसका मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड ये वाली सोलेनोइड प्रोड्यूस करेगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। करंट को ऑफ करने से या स्विच को ऑफ करने से क्या हुआ, करंट डिक्रीज हो रहा है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने का अपोजिशन करना है। अब कोई चीज कम होती है तो उसका अपोजिशन कैसे किया जाता है बताओ, उसको इंक्रीज करके। तो ये वाली जो सोलेनोइड है इसमें अपने आप ही एक करंट इंड्यूस होगा मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में पहली सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में सेकंड सोलेनोइड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन का रीजन क्या है, क्योंकि सेकंड सोलेनोइड को पहली जो सोलेनोइड है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डिक्रीज होने का अपोजिशन करना है। यही मैग्नेटिक फील्ड आगे जाके इसको मिल रहा होगा जो कि डिक्रीज होता जा रहा है। कोई भी चीज अगर डिक्रीज होती है तो उसका अपोजिशन करने के लिए उसको इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी। तो सेकंड सोलेनोइड सेम डायरेक्शन में एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी है कि इसमें जो करंट इंड्यूस हो उसकी डायरेक्शन वही हो जो पहली सोलेनोइड में है। मतलब इधर से देखने पे जैसे पहली सोलेनोइड में करंट क्या दिखा था, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें भी करंट क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें करंट इंड्यूस होगा। बाहर वाले सर्किट में इधर इससे इधर चला जाएगा करंट। तो इस तरीके से आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। लास्ट वाले में बताओ, अब इसमें एक वायर है, लास्ट वाला केस क्या है, एक वायर लिया और उसके परपेंडिकुलर प्लेन में एक रिंग रख दी, ऐसे सर्कुलर रिंग रखी हुई है। ये जो वायर है इसमें करंट डिक्रीज हो रहा है एट ए स्टेडी रेट, मतलब कांस्टेंट रेट से करंट डिक्रीज होता जा रहा है। तो करंट अगर डिक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा। करंट डिक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा। तो आपको पूछा जा रहा है कि बताओ कि ये जो लूप है या ये जो कॉइल रखी हुई है इस वायर के चारों तरफ, इसमें कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, सोच के बताओ। सबसे पहला काम क्या करोगे, जो करंट कैरिंग वायर है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके देख लो। करंट कौन सी डायरेक्शन में है वायर में, ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस होगा, तो करंट की डायरेक्शन में थंब कर लो। फिंगर्स वायर के अराउंड जिस डायरेक्शन में कर्ल होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरीके से वायर के चारों तरफ प्रोड्यूस हो रहा होगा। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब ये वायर है अपना और इसके परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वायर के चारों तरफ, और लूप भी उसी प्लेन में रखा है, समझ रहे हो। तो क्या ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस लूप से आर पार क्रॉस होगा क्या, ये तो सेम प्लेन में आ गया, वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में ही मैग्नेटिक फील्ड है और उसी प्लेन में आपने कॉइल को रख दिया। अगर आप उसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा रखते हैं, ऐसे रखते तो आर पार उसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास होता। ये तो सेम प्लेन में आ गए दोनों। तो इससे जो पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है, रिंग से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यहाँ पे फ्लक्स ही पास नहीं होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर जीरो है तो चाहे करंट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, जब मैग्नेटिक फ्लक्स इससे पास ही नहीं हो पा रहा है, आर पार इसको क्रॉस ही करके नहीं जा पा रहा, इसका मतलब ये है कि इससे पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या रहेगा, हमेशा जीरो ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जीरो भी तो कांस्टेंट ही होता है, चेंज नहीं हो रहा है तो कांस्टेंट। इसका मतलब इस लूप के अंदर या इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा क्या, करंट इंड्यूस होने के लिए क्या जरूरी है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है यहाँ पे, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड रिंग से पास ही नहीं हो पा रहा। हमको तो रिंग से पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड से मतलब है। तो जब वो पास ही नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कांस्टेंट है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है यानी कि कांस्टेंट है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो क्या रहेगा, जीरो, और इंड्यूस्ड करंट भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो लास्ट वाले केस में कोई भी करंट या ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। क्लियर है एकदम, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और करवाता हूं एग्जांपल, आप इजीली इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द क्लोज लूप PQRS इज मूविंग इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन। यहाँ पे इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेन के परपेंडिकुलर। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। ये जो लूप है इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। CBSE 2012 में ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पे ये जो लूप है, एक चीज देख के बताओ कि लूप की मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है। ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है या बाहर जा रहा है इससे। यहाँ पे ये देखो एरो का सिंबल ये शो कर रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो लूप है ये अंदर एंटर कर रहा है। जब ये लूप बाहर होगा, एक चीज सोचो एक बार, जब तक ये लूप बाहर होगा, ध्यान से समझो इसको पहले, जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर होगा, इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0, इससे पास नहीं हो रहा देखो। और जैसे जैसे ये अंदर एंटर करेगा, इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। पहले ये यहाँ पे आएगा, है ना, इस पोजीशन पे आएगा, तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड इससे पास होगा, फिर ये और आगे आएगा तो इतना मैग्नेटिक फील्ड इससे पास होने लग जाएगा, फिर ये पूरा इसके अंदर आ जाएगा तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पास होने लग जाएगा। बात समझ में आई क्या? मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है यहाँ पे? इनवर्ड। ऐसे हर क्रॉस ये शो कर रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, और ये लूप इसके परपेंडिकुलर अंदर इंटर कर रहा है। तो यहाँ पे आप ये चेक करके बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर लूप इंटर कर रहा है अंदर, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो इससे पास होगा वो इंक्रीज होगा। वैसे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है यहाँ पे, लेकिन जो इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है या जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ रहा है। हमको तो इससे ही मतलब है। तो मैग्नेटिक फील्ड की बजाय हमको ये वर्ड यूज करना चाहिए कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने का, या ऐसे बोल दो, इस लूप से पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने का अपोजिशन करना है। अपोजिशन कैसे होगा? उसको डिक्रीज करके। तो कौन सी डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है? इनवर्ड। अगर इनवर्ड डायरेक्शन में इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, तो उसका अपोजिशन करने के लिए लूप को आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि वो इस इनवर्ड वाले मैग्नेटिक फील्ड से कैंसिल हो जाए, उसको कम करने की कोशिश करे। उल्टा करना है ना। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने का अपोजिशन करने के लिए जिस डायरेक्शन में यहाँ पे पहले से मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए। तो हमको एक चीज तो समझ में आ गई कि लूप यहाँ पे जैसे इंटर करेगा, तो इसमें इस तरीके से करंट इंड्यूस होगा कि उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में हो। अब सोचो आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगा, तो थंब को आउटवर्ड कर लो। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगा? जब करंट की डायरेक्शन क्या हो, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। लूप के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थंब रखेंगे और करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स कर लोगे। तो बताओ फिंगर्स कैसे घूम रही है, बताओ? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें करंट इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? इसका उल्टा होता तो, अगर ये लूप पहले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होता और यहां से बाहर निकल रहा होता, तब क्या होता? तब इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता जाता, और बाहर निकल जाता तो फ्लक्स घट के क्या हो जाता? 0। बात समझ में आई क्या? तो जब तक ये अंदर है तब तक मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है, और जैसे जैसे ये बाहर निकलता जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड जो इससे पास होगा वो कम होता जाएगा। तो कम होने का अपोजिशन कैसे करोगे? उसको बढ़ाने के लिए सेम डायरेक्शन में ये वाला लूप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा। सेम डायरेक्शन मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? क्लॉकवाइज। तब क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा इसमें। बात समझ में आई? और अगर ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मूव करे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा। जब ये बाहर निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड से तब मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा, और जब ये एंटर करेगा तब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मूवमेंट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो इससे पास हो रहा है वो ना तो कम हो रहा है ना बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या? नहीं, तब ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए जरूरी है मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था इस लूप के अंदर एंटर करने से। मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने का अपोजिशन करने के लिए इसने अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो आउटवर्ड होगा, उसके लिए करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट यहाँ पे होगा इंड्यूस्ड करंट बोलना चाहिए इसको, इंड्यूस्ड
करंट किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है, चलें आगे। Predict the direction of induced current in metal rings 1 and 2 laying in the same plane where current I in the wire is increasing steadily. Increasing steadily का मतलब है लगातार continuously increase होता जा रहा है। करंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है वायर के अंदर, ये वायर है जिसमें करंट इंक्रीज हो रहा है। दो रिंग ऊपर और नीचे ऐसे रखी हुई है, इनमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आपको बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो दो बार आया हुआ है, सीबीएसई 2012 में भी आया था और 17 में भी आया था। बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है करंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अगर करंट इंक्रीज होगा तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी इंक्रीज होगा। तो सबसे पहला काम ये करो कि वायर की वजह से इसके चारों तरफ जिस डायरेक्शन में करंट है उसके अकॉर्डिंग इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन पता करो पहले तो। फिर ये देखो कि ऊपर और नीचे जो दो कॉइल्स रखी हुई हैं, एक ऊपर रखी है एक नीचे रखी है, उनसे वो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में पास हो रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसका अपोजिशन कैसे होगा, ये आपको सबसे पहले ढूंढना है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर बताओ कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन में इन कॉइल्स के अंदर या लूप्स के अंदर करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, करे ट्राई। देखो सबसे पहले तो जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में राइट हैंड थंब को रखो, तो फिंगर्स देखो नीचे वाले पोर्शन में तो जा रही है इनवर्ड, और ऐसे घूम के ये ऊपर वाले पोर्शन से आएंगी आउटवर्ड। ये वायर है ना जिसमें करंट इधर है, तो ऐसे करंट की डायरेक्शन में थंब रखो तो नीचे वाले पोर्शन में इनवर्ड जा रही है और ऐसे ऊपर से घूम के आउटवर्ड आएंगी। इसका मतलब यहाँ वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ड, क्रॉस से बता देते हैं उसको। और ऊपर वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, आउटवर्ड आएगा। ये सिंपल है थोड़ा। ये लो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई है ना। वायर के चारों तरफ ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो नीचे वाले पोर्शन में इनवर्ड जाएगा, ऊपर वाले पोर्शन में आउटवर्ड आएगा, ऐसे होगा ना। ये चीज समझ में आ गई क्या, डायरेक्शन। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इंक्रीज हो रहा है, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे इनवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इसका अपोजिशन करने के लिए ये जो लूप्स हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। जैसे ये वाली जो लूप है, ये वाला जो फर्स्ट लूप है, इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड और ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसका अपोजिशन कैसे होगा, इसको डिक्रीज करके। डिक्रीज करने के लिए इनवर्ड डायरेक्शन में ये लूप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए ये देखो थंब को इनवर्ट कर लो तो फिंगर्स कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज। इसका मतलब इस वाले लूप को जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए वो कौन सी डायरेक्शन में, इनवर्ट प्रोड्यूस करना चाहिए, और करंट की डायरेक्शन उसके लिए क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज होनी चाहिए। इस वाले लूप में देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ये जो इनवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड है ये बढ़ रहा है, तो इसके बढ़ने का अपोजिशन करने के लिए आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इस लूप को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगा, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग थंब को आउटवर्ड कर लो, तो फिंगर्स के घूमने की डायरेक्शन चेक करो, ये आ रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे करंट होगा इस लूप के अंदर तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यानी कि एक सिंपल सी बात समझ में आई क्या, नीचे वाले लूप में जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसके इंक्रीज होने का अपोजिशन करने के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा, उसके लिए करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। और ऊपर वाला जो लूप है उससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड था, जो ये करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस कर रहा था और वो इंक्रीज हो रहा था, तो उसका अपोजिशन करने के लिए इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और इनवर्ड वाले मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए क्लॉकवाइज। आया समझ में? तो ये डायरेक्शन होगी करंट की, ऊपर वाले लूप में क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज, ठीक है, और नीचे वाले में क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये आपका आंसर।